नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। मेनली इसी तरीके से आता है, डिस्कस बर्नार्ड शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट, या फिर बर्नार्ड शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट ऑफ आइडियाज़, या फिर बर्नार्ड शॉ एज द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़। किसी भी तरीके से आए बर्नार्ड शॉ पर तो आपको आंसर में यही लिखना है। सबसे पहला इसमें ऊपर तो हेडिंग यही है, बर्नार्ड शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट। फिर आपको हेडिंग डालना है द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़। थिएटर ऑफ आइडियाज़ पर मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ या थिएटर ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं। तो वो जनक हैं थिएटर ऑफ आइडियाज़ के। जीबी शॉ वॉज द फादर ऑफ द थिएटर ऑफ आइडियाज़। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थिएटर ऑफ आइडियाज़ यानी वैचारिक जो नाटक हैं उनके जनक हैं। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग फिगर। आउटस्टैंडिंग मतलब मुख्य, वो मुख्य व्यक्ति थे इन द थिएटर में फ्रॉम 1890 टू 1920, 1890 से लेकर 1920 तक। ही इज़ द आउटस्टैंडिंग फिगर इन द थिएटर ऑफ टुडे ऑल्सो। और वो मुख्य व्यक्ति हैं आज के थिएटर में भी, यानी उनके जो ड्रामाज हैं उनके मरने के बाद भी आज भी बहुत इनेक्ट किए जाते हैं, थिएटर्स में परफॉर्म किए जाते हैं। He stands apart from all his contemporaries. He stands apart मतलब कि वो अलग खड़े दिखाई देते हैं, सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। From all his contemporaries माने अपने सभी समकालीन नाटककारों से। He is one of those, वो उनमें से एक हैं, who called back the drama to the ways of realism, जो कि called back माने वापस ले गए ड्रामा को वास्तविकता के धरातल पर, यानी कल्पना से उतरकर वो वास्तविकता के धरातल पर ड्रामा को लेकर आए। ही सीरियसली प्रीच्ड, उन्होंने गंभीरता से उपदेश दिया। हिज सरमन्स यानी अपने सिद्धांतों का। ऑन सोशल फॉलीज यानी जो सामाजिक मूर्खताएं हैं, एंड सोशल वाइसेस और जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ उन्होंने बहुत बोला है। येट नो वन गेव मोर टू द ड्रामा ऑफ हिज टाइम, येट फिर भी उन्होंने नो वन गेव किसी और ने नहीं दिया मोर उनसे ज़्यादा टू द ड्रामा नाटक को ऑफ हिज टाइम अपने समय के, इन द वे ऑफ विट फन एंड ह्यूमर। विट माने हाजिर जवाबी होता है, फन मीन्स हास्य होता है, ह्यूमर मीन्स भी हास्य व्यंग होता है। तो उनके नाटकों में हाजिर जवाबी और हास्य व्यंग किसी भी और नाटककार से ज़्यादा है। शॉ हैज़ फ्लोटेड न्यू आइडियाज़, शॉ ने नए जो विचार हैं उनको बहाव दिया, उनको आगे बढ़ाया। अबाउट वॉर एंड लव यानी युद्ध के बारे में और प्यार के बारे में। इन आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन में ये आपने पढ़ा होगा अगर सिलेबस में आपके पास है तो। हमारे यहाँ पहले था, इस वक्त नहीं है, इस वक्त तो सेंट जॉन है, पहले आर्म्स एंड द मैन था। तो उसमें प्यार के बारे में और युद्ध के बारे में बड़ी रियलिस्टिक बातें कही गई हैं। उसमें जो सैनिक है वो अपने बैग में एम्यूनिशन की बजाय यानी गोला बारूद रखने की बजाय चॉकलेट्स रखता है, जो कि मतलब इमरजेंसी में खाने के काम आती हैं। और प्यार के बारे में भी उसमें बड़ा अलग सा रियलिस्टिक वास्तविक चित्रण किया गया है। जो हीरोइन एक हीरो को मतलब दूसरे आर्मी जनरल को वर्शिप करती है, उसके साथ एंगेज्ड है, लेकिन वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर की तरफ अट्रैक्टेड हो जाती है और उसी के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो बड़ा रियलिस्टिक सा वहाँ पर पिक्चराइजेशन है। एंड सोल्जरशिप इन सेंट जॉन, और जो सैनिकत्व है यानी सैनिक के जो गुण हैं वो सेंट जॉन में उन्होंने डिस्कस किए हैं। एंड रिजेक्टेड द रोमांटिक व्यू, और उन्होंने रिजेक्ट किया है, ठुकरा दिया है द रोमांटिक व्यू। रोमांटिक होता है बड़ी जो कल्पनाशीलता से भरे हुए विचार होते हैं ऑफ सोल्जरशिप एंड मैरिज, सैनिक के और शादी के बारे में। ही हैज़ ऑल्सो अटैक्ड, उन्होंने आक्रमण किया है। स्नोबरी होती है सनक, एंड सुपीरियोरिटी और होती है श्रेष्ठता, ऑफ द मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के, मेन एंड वेमेन महिला और पुरुषों में जो ये भावना होती है, स्नोबरी होती है दूसरों को अपने से नीचा समझने की। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने अटैक किया है। फिर बात करते हैं द कंटेंट ऑफ हिज प्लेज, उनके नाटकों का कंटेंट यानी कि विषय वस्तु क्या होती है।
द की नोट ऑफ हिज प्लेज इज़ रैशनलिज्म। की नोट मतलब जो मुख्य बात होती है उनके नाटकों की, वो होती है रैशनलिज्म यानी कि तार्किकता। अ क्रिटिकल एक आलोचनात्मक, रिबेलियन विद्रोह, अगेंस्ट खिलाफ, ऑल दैट इज़ शैम एंड फॉल्स इन सोसाइटी, उन सब चीज़ों के खिलाफ जो कि शैम माने झूठे हैं एंड फॉल्स, शैम आप खोखले कह दीजिए फिर, और फॉल्स झूठे हैं इन लाइफ, ज़िंदगी में, जीवन में। ही अटैक्स थिंग्स, वो उन चीज़ों पर आक्रमण करते हैं यानी उनकी आलोचना करते हैं, एज दे आर बिकॉज ही सीज दैम एज विशियस, यूजलेस एंड फुलिश, यानी जैसी कि चीज़ें हैं समाज की उन पर वो उनकी आलोचना करते हैं क्योंकि ही सीज दैम, वो उनको देखते हैं एज विशियस यानी कि वो बुरी हैं, यूजलेस बेकार हैं, निरर्थक हैं, एंड फुलिश और मूर्खतापूर्ण हैं। वेयर एवर इज सेंटिमेंटल एंड रोमांटिक, जहाँ कहीं भी भावनात्मक या रोमांटिक चीज़ें होती हैं, ही हैज़ डेस्पाइज्ड एज फॉल्स। अच्छा, वॉट एवर इज़, हाँ, तो जो जो भी भावनात्मक है या रोमांटिक है उसको वो डेस्पाइज माने नफ़रत करना, वो नफ़रत करते हैं एज फॉल्स माने झूठ के रूप में। वॉट एवर इज़ कॉन्ट्रेरी, और जो भी इसके विपरीत है, टू द डिक्टेट्स ऑफ रीज़न, डिक्टेट्स माने नियम होते हैं, ऑफ रीज़न मीन्स तर्क के, तो जो भी तर्क के नियमों के विपरीत है, ही हैज़ अपोज्ड, उसका उन्होंने विरोध किया है। वॉट एवर इज सेटअप एज फीटिश बाय द अनथिंकिंग मास, ही हैज़ रथलेसली डिस्ट्रॉयड। वॉट एवर, जो कुछ भी, इज सेटअप यानी गढ़ा गया है, रखा गया है, एज अ फेटिश, फेटिश माने पूजिए जाने वाली चीज़ है, एडोरेबल कह सकते हैं आप, एज फेटिश यानी कि पूजनीय, बाय द अनथिंकिंग मास, अनथिंकिंग सोचने समझने वाले, बिना सोचे समझे काम करने वाली, मास माने भीड़, तो भीड़ के द्वारा जो भी चीज़ें पूजनीय मानी जाती हैं, ही हैज़ रथलेसली डिस्ट्रॉयड, तो उन सब चीज़ों को रथलेसली माने निर्दयतापूर्वक उन्होंने डिस्ट्रॉयड माने विनाश किया है, उनका भंजन किया है। जैसे कुछ मूर्ति पूजा भंजक होते हैं ना, तो उसी तरीके से उन्होंने भंजन किया है। ही इज़ अ ग्रेट डिस्ट्रॉयर, वो एक महान विनाशक हैं, ऑफ ईवल बुराइयों के, इन आर मॉडर्न एज, हमारे आधुनिक युग में। आउट ऑफ हिज डिस्ट्रक्टिवनेस, उनकी विनाशकर्ता मतलब विनाश करने की क्षमता से, ही सीक्स, वो कोशिश करते हैं, टू लीड अस, हमें ले जाने की, टुवर्ड अ न्यूअर, फ्रेशर एंड मोर कंस्ट्रक्टिव थॉट, एक ज़्यादा नए, ज़्यादा तरोताज़े और ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव माने संरचनात्मक, रचनात्मक थॉट, विचारों की ओर। एवरीथिंग, हर चीज़, देयरफॉर, इसीलिए, कम्स, आती है, विद इन, अंदर, द स्फीयर ऑफ हिज कॉस्टिक पेन, स्फीयर माने सीमा के अंदर, ऑफ हिज कॉस्टिक, कॉस्टिक कहते हैं जो व्यंग करने वाले, पेन माने उनकी जो कलम है, उनकी लेखनी है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। लिटरेचर, साहित्य उसमें आता है, आर्ट, कला उसमें आती है, मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र उसमें आता है, रिलीजन, धर्म उसमें आता है, पॉलिटिक्स, राजनीति उसमें आती है, सोशल प्रेजुडिस, सामाजिक पूर्वाग्रह उसमें आते हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स, सामाजिक स्तर उसमें आते हैं, एट्सेट्रा। इन आर्म्स एंड द मैन, तो उनका ये जो नाटक है आर्म्स एंड द मैन, जिसका अभी अभी जिक्र भी हुआ था, ही हैज़ रिजेक्टेड, उन्होंने ठुकरा दिया है, द रोमांटिक व्यू, जो काल्पनिक विचार है, ऑफ वॉर यानी कि युद्ध का, एंड लव, और प्यार का। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, दैट के सोल्जर्स फाइट, सैनिक लड़ते हैं, नॉट बिकॉज दे आर ब्रेव, इसलिए नहीं कि वो बहादुर हैं, बट बिकॉज दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी सुरक्षा करनी होती है, फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवित रहने के लिए। ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, दैट इन वॉर, के युद्ध में, विक्ट्री और डिफीट, जीत और हार, इज़ अ मैटर ऑफ चांस, यानी इत्तेफाक की बात है, एंड फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन कार्टेजेस, कारतूसों से, इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में। मैंने आपको बताया था ना कि वो जो उसमें सैनिक है वो बजाय कारतूसों के, बजाय एम्यूनेशन के, अपने बैग में चॉकलेट्स रखता है।
ही रिगार्ड्स मैरिज, वो शादी को मानता है एज अ मीन्स, एक साधन के रूप में, नॉट ऑफ सेटिस्फाइंग पर्सनल डिज़ायर्स, व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं, ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन, व्यक्तिगत स्त्री या पुरुषों के, बट बल्कि ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू एंड बेटर जनरेशन, बल्कि एक नई और बेहतर पीढ़ी पैदा करने के लिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हिज लिटरेरी आउटपुट। तो अब उनका लिटरेरी आउटपुट क्या है, यानी उन्होंने जो लिखा है, हिज आउटस्टैंडिंग लिटरेरी प्लेज, उनके आउटस्टैंडिंग माने मुख्य, लिटरेरी साहित्यिक प्लेज नाटक, विच टर्न्स द रिवोल्ट, जो कि क्रांति लाते हैं, ऑफ माइंड एंड हार्ट, दिलो दिमाग की, अगेंस्ट कन्वेंशन एंड फॉल्सहुड, परंपराओं के खिलाफ और झूठ के खिलाफ, द विडोअर्स हाउसेस, द विडोअर्स हाउस और कैंडिडा, बैक टू मेथुसेला, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, द मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, द डेविल्स डिसिपल, द डॉक्टर्स डायलेमा और ये सेंट जून। फिर ह्यूमर, विट एंड सटायर। अच्छा, इसमें कहीं एप्पल कार्ट का नाम नहीं आया, जबकि वो तो बहुत अच्छा नाटक है और आप उसमें ऐड कर दीजिएगा द एप्पल कार्ट। बहुत अच्छा नाटक है, हमारे यहाँ प्रेस्क्राइब्ड भी है, एमए में है, जिसमें कि डेमोक्रेसी और मोनार्की उनके बीच संघर्ष दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग ह्यूमर, विट एंड सटायर, यानी हास्य, ह्यूमर मीन्स हास्य, विट माने हाजिर जवाबी होता है और सटायर व्यंग होता है। द वेपन विच शॉ यूजेस, जो हथियार शॉ प्रयोग करते हैं, इन हिज प्लेज, अपने नाटकों में, विद द ग्रेटेस्ट प्रिसीजन, महानतम सटीकता के साथ, इज द वेपन ऑफ सटायर, वो है व्यंग का हथियार। इन आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन में, ही रिडिक्यूल्स, वो मजाक बनाते हैं, रेना एंड सर्जियस, रेना और सर्जियस का, फॉर होल्डिंग रोमांटिक नोशंस, क्योंकि वो रोमांटिक विचार, नोशंस माने विचार, वो रखते हैं, अबाउट वॉर एंड लव, युद्ध और प्यार के बारे में। ये सर्जियस और रेना ये मतलब कि एंगेज्ड हैं, और लेकिन बाद में वो पता चलता है रेना दूसरे से प्यार करती है और सर्जियस दूसरे से प्यार करता है। द डायलॉग्स बिटवीन लेडी कैथरीन एंड मेजर पेटकॉफ, जो संवाद हैं लेडी कैथरीन और मेजर पेटकॉफ के बीच, द कोर्ट अफेयर, और फिर कोर्ट वाला मामला, एंड द सर्जियस लूका एपिसोड, ये जो लूका है ये काम करती है इनके यहाँ, और सर्जियस जबकि रेना के साथ एंगेज्ड है लेकिन लूका के साथ उसका अफेयर होने लगता है। तो ये सर्जियस लूका की जो कहानी है, आर सम ऑफ द इवेंट्स, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं इन द प्ले, नाटक में, विच आर वेरी अम्यूजिंग, जो कि बड़ी मनोरंजक हैं, एंड विटी और हाजिर जवाब से भरी हुई हैं। मेजर पेटकॉफ टेल्स हिज वाइफ, मेजर पेटकॉफ अपनी पत्नी को बताते हैं, इन द ह्यूमरस मूड, बड़े हास्यप्रद तरीके से, दैट के वॉशिंग इज़ नॉट ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, कि धोना हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। लुक एट माई फादर, मेरे पिता को देखो, ही नेवर हैड अ बाथ इन हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं नहाए, एंड ही लिव्ड टू बी 98, और वो 98 साल तक जिंदा रहे। द हेल्दीएस्ट मैन इन बुल्गारिया, और बुल्गारिया के वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ आदमी थे बिना कभी नहाए। आई डोंट माइंड अ गुड वॉश वंस अ वीक, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई हफ्ते में चलो एक बार नहा लिया। टू कीप अप माई पोजिशन, अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए, बट वंस अ डे, लेकिन दिन में एक बार नहाना, इज़ कैरिंग द थिंग टू अ रिडिकुलस एक्सट्रीम, तो ये तो भाई एक्सट्रीम मीन्स बहुत पराकाष्ठा है, रिडिकुलस माने हास्यास्पद, तो इस बात को हास्यास्पद पराकाष्ठा तक ले जाना है। अगर आप रोज़ नहाने की बात करो, वीक में एक बार तो ठीक है चलो। तो इस तरीके की बातें इन नाटकों में होती हैं, बर्नार्ड शॉ के नाटकों में। फिर लूका इज सो विटी, लूका इतनी हाजिर जवाब है, दैट एंड मैनोवरिंग, दैट शी मैनेजेस टू एक्सपोज रेना, यहाँ दैट नहीं आएगा, है ना। लूका इज सो विटी एंड मैनोवरिंग, लूका इतनी हाजिर जवाब और इतनी
चालाक है, दैट शी मैनेजेस कि वो संभाल लेती है, टू एक्सपोज माने पोल खोलने, वो पोल खोल देती है रेना की, एंड आउटविट द करप्ट सर्जियस। करेक्ट की जगह यहाँ करप्ट ज़्यादा सही रहेगा शब्द। आउटविट माने कि हरा देती है, बातों से हरा देना आउटविट करना कहलाता है। करेक्ट तो ठीक ठीक जिसकी कि बुद्धि सही काम कर रही है, सर्जियस तो हीरो है ही जिसको आप जानते ही हैं, तो उसको हरा देती है। शी टेल्स सर्जियस, वो सर्जियस को बताती है, मैन नेवर सीम टू मी टू ग्रो अप, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो पुरुष हैं वो कभी बड़े होते हैं। दे ऑल हैव स्कूल बॉयज़ आइडियाज़, उन सब के अंदर स्कूल के बच्चों के जैसे विचार होते हैं। यू डोंट नो वॉट ट्रू करेज इज़, तुम्हें नहीं मालूम कि सच्चा करेज यानी कि साहस क्या होता है। हिज पेनिट्रेटिंग विज़न, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पेनिट्रेटिंग होता है आर पार देखने वाला, दूरदर्शी, विज़न माने दृश्य या दृष्टिकोण। इन द इंटेलेक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ लिटरेचर, तो इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक, ट्रीटमेंट माने कि डील करना, तो बौद्धिक तरीके से लिटरेचर को संभालने में हिस्ट्री एंड सोशल लाइफ, इतिहास को और सामाजिक जीवन को, द प्राइम थिंग, प्राइम माने होता है मुख्य, मुख्य चीज़, वी नोट जो हम देखते हैं, इज़ द पेनिट्रेटिंग विज़न ऑफ द राइटर, वो दूरदर्शी दृष्टिकोण है ऑफ द राइटर, लेखक का यानी कि बर्नार्ड शॉ का। देयर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर हिम हाफ वे, यानी उनको कोई भी बीच रास्ते में नहीं रोक सकता। ही इज़ ब्रेव एनफ, वो काफ़ी बहादुर हैं, टू कैरी हिज साइट एज फार एज इट विल रीच, अपनी दृष्टि को इतनी दूर तक ले जाते हैं जितनी दूर तक वो पहुंच सकती है। Filled with a deep terror of misery, he does not find solace in a weak humanitarianism. Filled with मतलब भरे हुए होने के कारण, a deep terror एक गहरे भय से, of misery कष्टों के, he does not find उनको नहीं मिलता, solace माने शांति या राहत, in a weak humanitarianism कमज़ोर मानवतावाद में, he rather searches इसकी बजाय वो तलाश करते हैं, द वेरी रूट्स जड़ों को, ऑफ थिंग्स चीज़ों की, फॉर द कॉज ऑफ डिके यानी जो कॉज माने कारण है, ऑफ डिके पतन का, एंड डिसइंटीग्रेशन और विघटन का, एंड डिज़ायर्स टू ट्रांसप्लांट, एंड डिज़ायर्स और उनकी इच्छा होती है, टू ट्रांसप्लांट लगाने की, एंड गिव देने की, अ चेंज ऑफ सॉइल मिट्टी को एक परिवर्तन। इसके बाद हिज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, तो उनका चरित्र चित्रण की कला। शॉ हैज़ प्रोवाइडेड अ फ्रेश प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टराइजेशन, तो शॉ ने उपलब्ध कराया है एक नया सिद्धांत चरित्र चित्रण का। द कैरेक्टर्स इन द रोमांटिक प्लेस, यानी जो रोमांटिक नाटक थे उनके पात्र, वर नॉट सो मच स्टेरियोटाइप्ड, इतने स्टेरियोटाइप्ड नहीं थे। स्टेरियोटाइप्ड क्या होते हैं, बंधे हुए पात्र होते हैं, यानी एक खांचे में बंधे हुए होते हैं, फ्रेम्ड होते हैं। स्टेरियोटाइप्ड एज फ्रेम्ड ऑन अ फॉल्स पैटर्न, यानी जो कि एक फ्रेम में बंधे होते थे, फॉल्स माने झूठे, पैटर्न माने एक नमूने के तौर पे। इंस्टेड ऑफ टिमिड हीरोइंस, यानी टिमिड होती हैं बड़ी डरी हुई सी, सहमी हुई सी, लजाती हुई सी, शर्मीली सी हीरोइंस की बजाय, वी फाइंड इंटेलेक्चुअली डेयरिंग वेमेन, हम पाते हैं बौद्धिक रूप से साहसिक महिलाएं। इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग हीरोज़, यानी ताकतवर नायकों की बजाय, वी फाइंड हमको मिलते हैं मैन पुरुष, लैकिंग पावर जिनमें कि शक्ति की कमी है, एंड सेल्फ विल और आत्मविश्वास की कमी है। जैसे जो यहाँ पर हीरोइन की बात की गई है ना, इंटेलेक्चुअली डेयरिंग वेमेन, तो इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एप्पल कार्ट में ही हमको देखने को मिलता है। जो किंग की गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और डेयरिंग है। और इन आर्म्स एंड द मैन में रेना और लूका आर वेरी डेयरिंग वेमेन, बहुत साहसी महिलाएं हैं। वेयर एज जबकि सर्जियस, निकोला एंड मेजर पेटकॉफ आर नॉट,
सर्जियस निकोला और मेजर पेटकॉफ नहीं हैं। ऐसा ही आप सेंट जॉन में भी देखते हैं। सेंट जॉन कितनी ज़्यादा ताकतवर है, कितनी ज़्यादा साहसी है, तो ऐसी हीरोइंस मिलती हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटकों में। यहाँ आप सेंट जॉन के एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस बुक में तो आर्म्स एंड द मैन के एग्जाम्पल ज़्यादा दे रखे हैं, आप सेंट जॉन से ज़्यादा दीजिएगा एग्जाम्पल्स, क्योंकि ये आपका पढ़ा हुआ भी है, आपके सिलेबस में भी है इस वक्त। फिर लास्ट हेडिंग है हिज क्राफ्ट्समैनशिप। शॉ हैज़ एक्सपेरिमेंटेड इन फ्रेश ड्रामेटिक डिवाइसेस। शॉ ने एक्सपेरिमेंट किया है, मीन्स अन्वेषण किया है, प्रयोग किए हैं। फ्रेश माने नए, ड्रामेटिक यानी नाटक के, डिवाइसेस होते हैं तकनीकें, तो नई नई उन्होंने तकनीकें प्रयोग की हैं। ही हैज़ एडिड, उन्होंने जोड़ा है स्टेज डायरेक्शंस, स्टेज के यानी रंगमंच के निर्देश, एंड प्रीफेसेस, और प्रीफेस प्राक्तन होता है किसी भी किताब के प्रारंभ में, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटकों के शुरुआत में प्रीफेस होता है, उससे आप पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं उनके प्रीफेसेस, और बहुत अपने आइडियाज़ वो उसमें बताते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो प्रीफेस को ज़रूर पढ़िएगा, आपके नाटक के शुरू में दिया गया है। एप्पल कार्ट के शुरू में भी बहुत ही अच्छा प्रीफेस दिया गया है। एंड प्रीफेसेस टू हिज प्लेस, तो उन्होंने अपने नाटकों के शुरू में प्रीफेसेस जोड़े, जबकि ज़्यादातर नाटकों के शुरू में प्रीफेस नहीं मिलते हैं। बट दिस डज नॉट अफेक्ट, लेकिन ये चीज़ प्रभावित नहीं करती द थिएट्रिकल क्वालिटीज़, यानी नाटक की खासियतों को, ऑफ हिज प्लेस, उसके नाटकों की। हिज प्लेस विल सर्वाइव, उनके जो नाटक हैं वो बने रहेंगे। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि ऑफ देयर आइडियाज़, अपने विचारों की वजह से, बट बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ इफ़ेक्ट्स, बल्कि जो उन्होंने प्रयोग किया है प्रभावों का, विच आर थिएट्रिकली स्ट्राइकिंग, जो कि नाटक के रूप में या थिएटर में, रंगमंच में, थिएटर स्ट्राइकिंग माने लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। इसेंशियली, आवश्यक रूप से, शॉ इज़ अ कंज्यूमेट ड्रामेटिक आर्टिस्ट। शॉ एक निपुण ड्रामेटिक यानी नाटक के कलाकार हैं, नाटककार हैं। तो ये था शॉ एज अ ड्रामेटिस्ट, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।